हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जीव जगत का जो वर्गीकरण चैप्टर था आप लोग का, ठीक है, जीव जगत का जो वर्गीकरण चैप्टर है आप लोग के, ठीक है, उसका आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में आप लोगों के से जीव जगत का वर्गीकरण और कौन कौन से जो ऐसे वैज्ञानिक थे जो जीव जगत का वर्गीकरण किए थे उसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे, तो हम लोग ध्यान देते हैं पार्ट 2 में कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि वर्गीकरण का प्रणाली क्या कह रहा है, वर्गीकरण का प्रणाली क्या है, ठीक है। यानी वर्गीकरण का प्रणाली जो था दो प्रकार का, एक द्विजगत प्रणाली और एक पंचजगत प्रणाली है। तो द्विजगत प्रणाली और पंचजगत प्रणाली कौन दिए थे, ध्यान दीजिएगा कि द्विजगत प्रणाली लिनियस दिए हुए थे। कौन दिए थे, लिनियस यानी कैरोलस लिनियस दिए हुए थे, ठीक है। और पंचजगत जो प्रणाली है आप लोग का वो आर.एच. विक्टेकर दिए थे 1969 में। और ये जो आप लोग का जो पंचजगत प्रणाली है वही आप लोग को क्या करना है कि पढ़ना है पंचजगत प्रणाली में। और इसमें आप लोगों का अध्ययन का जो पॉइंट होता है, ठीक है, अध्ययन का एक क्रम इसी में आप लोग को हम भी बताएंगे कि वर्गीकरण प्रणाली का अध्ययन करने का क्रम क्या है। तो ध्यान दीजिए, वर्गीकरण प्रणाली के अध्ययन करने का जो क्रम है, सबसे पहले हम लोग मोनेरा के बारे में जानेंगे कि मोनेरा क्या होता है। सेकेंड नंबर हम लोग जानेंगे कि प्रोटिस्टा क्या होता है। यहाँ प्रोटिस्टा लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोटिस्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोटिस्टा। यहाँ पर हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर हम लोग क्या करेंगे, प्लांटी पढ़ते हैं। थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर फंजाई, चौथा नंबर प्लांटी और पांचवा नंबर एनिमलिया के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। एनिमेलिया यानी कि इसमें एनिमल के बारे में हम लोग को जानना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ध्यान करते हैं। तो एक याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि पंच जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो आर.एच. विक्टेकर के द्वारा दी गई थी। कब, 1969 में दी गई थी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग विषाणु के बारे में जानेंगे, उसके रिलेटेड। तो आगे हम लोग मोनेरा के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग विषाणु के बारे में जान लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए विषाणु के बारे में। देखिए विषाणु जो होता है ना, अकोशिकीय होता है। विषाणु क्या होता है, अकोशिकीय होता है। नहीं, अकोशिकीय का मतलब इसमें कोशिका रहित होगा, कोशिका नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। और यह जो होता है श्वसन की क्रिया, कोशिका होता ही नहीं है इसमें, ठीक है, शरीर ही नहीं है उसमें, तो उसमें श्वसन की क्रिया भी तो नहीं होगी ना। तो क्या होता है विषाणु में, विषाणु जो होता है ना अकोशिकीय होता है। दूसरा हम लोग याद रखें, इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है। तीसरा याद रखें, ये पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं और भोजन के लिए क्या होता है, परपोषी पर निर्भर रहते हैं। यह जो विषाणु होता है वो कैसा होता है, एक परजीवी है। और यह पूर्ण रूप से क्या है, यह भोजन के लिए क्या होता है, परपोषी पर निर्भर है, यानी कि दूसरे पर निर्भर हो जाता है भोजन के लिए। और ये जो विषाणु होता है नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। अभी हर एक जगह देखिएगा तो विषाणु क्या है, विषाणु फैला हुआ है, लेकिन हम लोग उसको अपने नग्न आंख से नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अगला पार्ट हम लोग याद रखेंगे, ये क्रिस्टलन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। क्रिस्टलन का मतलब होता है कि चमकदार भी होता है। कुछ कुछ ऐसे जो विषाणु होते हैं जो अगर हमारे शरीर पर आक्रमण कर देते हैं या शरीर पर बैठ जाते हैं तो वो जैसे चमकी बुखार हो गया, तो शरीर क्या होता है, पूरी तरह से चमकने लगता है। तो क्रिस्टलन का मतलब होता है वैसे चीज जो चमकीला हो, ठीक है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, पॉइंट के व्यू से अगर देखा जाए तो पॉइंट के विषय अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, यह जो होता है ना, ये एक अकोशिकीय होते हैं,
ये क्या होते हैं? अकोशिकीय। क्या याद रखेंगे हम लोग? यह जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं। सेकेंड नंबर, इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है। थर्ड नंबर याद रखिए कि यह परजीवी होते हैं। चौथा नंबर याद रखिए क्रिस्टलन के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी क्रिस्टलन यानी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान रखते हैं इसकी संरचना क्या होती है। तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है, यानी विषाणु का जो निर्माण होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। यानी दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ क्रिया करते हैं, तब जाकर किसका निर्माण होता है? वायरस का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम लोग याद रखेंगे TMV यानी टोबैको मोजैक वायरस के बारे में। क्या है? टोबैको मोजैक वायरस। कहा जाता है इसकी जो खोज किया था इवानोवस्की ने किया था। इसकी खोज कौन किया था? इवानोवस्की, ठीक है, द्वारा तंबाकू के पत्तियों से की गई थी। इवानोवस्की द्वारा किससे की गई थी? तंबाकू के पत्तियों से। तंबाकू जो होता है ना, तंबाकू के पत्ती से क्या किया जाता था? इस टोबैको मोजैक वायरस की खोज की गई थी। और इसके अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या क्या मौजूद होते हैं? तो एक सिंगल क्या होता है? RNA स्टैंडर्ड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, MTV TMV यानी टोबैको मोजैक वायरस में अनुवांशिक पदार्थ किस रूप में होता है? तो हम लोग याद रखेंगे कि RNA के रूप में होता है। किस रूप में होता है? RNA के रूप में। तो आप लोग विषाणु के बारे में समझ गए। चलिए हम आगे ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए आगे आप लोग को जाना है बैक्टीरियोफेज के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? कि एक ऐसा जीवाणु होता है, वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित, छोटे छोटे जो हम लोग जीवाणु के रूप में जो पाए जाते हैं ना, विषाणु क्या होता है? जीवाणुओं को क्या करता है? पूर्ण रूप से संक्रमित करता है। ठीक है, और उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो है पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो एक बैक्टीरियोफेज है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? हेड पाया जाता है, DNA पाया जाता है, टेल स्टेच होता है, यानी कि सिर के अंदर क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थ DNA भी पाया जाता है। और खोल या पूंछ में क्या होता है? कुंडलित संकुचनशील आच्छाद होते हैं, जिसको घेर कर रखता है उसको। और नीचे टेल फाइबर होता है। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में क्या याद रखेंगे? वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, क्या करते हैं? जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। यहां पे जीवाणु आप लोग सही से लिखिएगा। यहां पे जीवाणुओं को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं और उनकी कोशिका भित्ति क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज। चलिए इसकी जो परिक्रमण की क्रिया जो होती है कैसी होती है? ध्यान दीजिए। विषाणु जो होता है अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करता है, और स्थानांतरण के बाद क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ का जीवाणु जो होता है ना कोशिका बनाता है, यानी बैक्टीरियल सेल बनता है। विषाणु से क्या बना? अनुवांशिक पदार्थ DNA के रूप में स्थानांतरित होगा, और वो DNA स्थानांतरित होकर ट्रांसफर होकर क्या करता है? एक बैक्टीरियल सेल बनाता है। क्या बनाता है? बैक्टीरियल सेल। चलिए हम निष्कर्ष वालों ध्यान देंगे कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है ना, याद रखना है, अनुवांशिक पदार्थ का विषाणु मध्यवर्ती स्थानांतरण का प्राक्रमण कहलाते हैं, यानी प्राक्रमण करती है, परिक्रमा करती है। क्या करती है? परिक्रमण की क्रिया है यह। ठीक है, यानी कहा जाए तो हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं कि प्रक्रमण की जो क्रिया होती है इसको हम परिक्रमा लिखेंगे। परिक्रमा की क्रिया। विषाणु क्या होगा? विषाणु बनाएगा, अनुवांशिक पदार्थ DNA का स्थानांतरण करेगा, उसका क्या होगा? जीवाणु की कोशिका, ठीक है, जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेगा। और जीवाणु कोशिका से निष्कर्ष क्या निकला कि अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं ना, अनुवांशिक पदार्थ का विषाणु, अनुवांशिक पदार्थ का जो विषाणु होता है मध्यवर्ती स्थानांतरण क्या होता है? परिक्रमा कहलाता है। यानी कि स्थानांतर परिक्रमा क्या होगा? तो विषाणु अनुवांशिक पदार्थ की ठीक है, विषाणु का मध्य अवस्था में स्थानांतरण क्या कहलाएगा? परिक्रमण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए
अगला टॉपिक है आप लोग को वायराइड के बारे में। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायराइड क्या होता है ना, किसके बारे में हम लोग करेंगे, वायराइड। तो वायराइड को हम लोग क्या कहते हैं, यह जो होता है ना एक नग्न आनुवांशिक संरचना है, नग्न, जिसको आप देख भी नहीं सकते हो। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यह केवल सिंगल आरएनए के अणु होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ यह कैसा होता है, इसमें केवल आरएनए सिंगल अणु के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग याद रखेंगे प्रोटीन अवयव जो होता है अनुपस्थित हो, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यहां पर हम लोग क्या याद रखेंगे इसके बारे में, अवयव, अवयव यानी प्रोटीन के अणु इसमें अनुपस्थित होते हैं, याद रखेंगे आगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग याद रखेंगे कि वायराइड के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखना है थियोडोर डाइनर। वायराइड का खोज कौन किया था, थियोडोर डाइनर किए थे। और यह संक्रमण जो होता है ना, ये केवल पौधों में संक्रमण फैलाते हैं। यानी कि ये जो होता है ना वायराइड क्या करता है, सिर्फ पौधों को संक्रमित करेगा। किसको संक्रमित करेगा, पौधों को, जंतु को नहीं या मनुष्य को भी नहीं। केवल वायराइड जो होता है पौधों को संक्रमण फैलाने में मदद करता है। यानी कि देखा जाए तो पौधे में जो संक्रमण फैलते हैं वह किसके द्वारा फैलते हैं, तो वायराइड के द्वारा। और वायराइड का खोज कौन किए थे, तो थियोडोर डाइनर किए थे। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए अब यहां पर जगत मोनेरा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग को परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और VVI भी है एग्जाम के व्यू से। तो जगत मोनेरा के बारे में कितना बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जगत मोनेरा के बारे में। चलिए जगत मोनेरा क्या है, जगत मोनेरा यानी जीवाणु के बारे में। ये जो होता है पूर्व केंद्रकीय होते हैं, यानी कि सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होगा, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, स्पष्ट रूप से नहीं होगा इसमें केंद्रक। आर्कीबैक्टीरिया जो होती है ना, सबसे प्राचीन जीवाणु या जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया। तीसरा नंबर क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। इन्हें नीलहरित शैवाल कहा जाता है, यानी साइनोबैक्टीरिया किस नाम से जानते हैं, नीलहरित शैवाल के नाम से जानते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया क्या है, तो सबसे प्राचीन जीवाणु है। और साइनोबैक्टीरिया इसे नीलहरित शैवाल हम लोग कहते हैं, नीला शैवाल, ठीक है। चलिए जीवाणुओं का आकार हम लोग देख लेते हैं मोनेरा जगत में कैसा होता है। एक होता है कोकाई, एक क्या होता है, कोकाई, और विवरण गोलाकार के रूप में पाया जाता है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये क्या है, कोकाई का चित्र है जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है बैसिलिस, इसको बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस। यहां पर मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं बैसिलस, बैसिलस क्या होता है, बैसिलस। ये क्या होता है, क्षरनुमा होता है। ये कैसा होता है, क्षरनुमा, क्षर के आकार का होता है। ये है एक क्षर है, ठीक है। उसके बाद होता है विबियो, उसके बाद क्या होता है विबियो, जो क्या कहता है, कोमा के आकार का होता है। जो क्या होता है, कोमा के आकार का होता है, जिसे हम लोग कोमा दे देते हैं, इस तरह से कोमा देते हैं ना, तो कोमा के आकार का विब्रियो आता है। विब्रियो, यहां पर क्या होता है, विब्रियो होगा, ठीक है, विब्रियो, जिसको क्या होता है, कोमा के आकार का होता है। अगला है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम होता है, ठीक है, स्प्रिंग के आकार का होता है। यह कैसा होता है, स्प्रिंग के आकार का, स्प्रिंग, स्प्रिंग के आकार का होता है, जैसे स्प्रिंग देखते हो आप लोग, ठीक है, उसके आकार का होता है यह, ठीक है। तो कोकाई कैसा होगा, गोलाकार। बैसिलस क्या होगा, क्षरनुमा। विब्रियो कैसा होगा, कोमा के आकार का। और स्पाइरिलम क्या होगा, स्प्रिंग के आकार का, स्प्रिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद मोनेरा जगत में क्या होता है, यह पूर्व केंद्रीय होता है, यानी इससे सुस्पष्ट रूप से केंद्र का अनुपस्थित पाया जाता है। दूसरा बताया आर्कीबैक्टीरिया, यह सबसे प्राचीन जीवाणु है। और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इसको नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं।
चलिए आगे ध्यान देंगे जीवाणु की संरचना के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु की संरचना, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक जीवाणु की संरचना है, आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड, जो कुंडलित होता है और स्पष्ट केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। यानी जीवाणु में, ऊपर में आप लोग को जिक्र भी किया है कि जीवाणु में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है स्पष्ट रूप से। उसके बाद है प्लाज्मिड, उसके बाद है प्लाज्मिड, इसको लिखेंगे प्लाज्मिड। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? प्लाज्मिड। यह प्लाज्मिड जो होता है ना, अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए के रूप में होता है। प्लाज्मिड किस रूप में पाया जाएगा? अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए के रूप में। ये जो आप लोग देख रहे हो, अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए के रूप में पाया जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति का पूर्ण रूप से पाया जाएगा, उपस्थित होगा। लेकिन जीवाणु की संरचना में कोशिका उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर जीवाणु की संरचना देखा जाए तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा? संरचना में एक न्यूक्लियोइड पाया जाएगा जो कुंडलित क्या होगा? डीएनए के रूप में, और स्पष्ट केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। अतिरिक्त वृत्ताकार होता है, कौन? प्लाज्मिड के रूप में पाया जाएगा, जो डीएनए के क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए का अंतर्गत आएगा। और इसमें जो कोशिका भित्ति होती है पूर्ण रूप से उपस्थित होती है। उसका विशेष तत्व आप लोग को यानी नोट में याद रखना है कि प्रतिजैविक जो होता है ना, मुख्यतः जीवाणुओं से क्या कहते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। और ककोल्थिक फिल जो होता है ना, जीवाणुओं के क्या अनुपस्थित होता है। यानी क्लोरोफिल जो पाया जाता है, यहाँ पर कलोत्फित लिखा गया हुआ है, यह मिस्टेक है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफिल, क्या याद रखिएगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, पूरी तरह से मिस्टेक है। यहां पर आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल नामक उसमें नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल उसमें। चलिए आगे है, इसी का अंतर्गत पाया जाता है मीजोसोम पाया जाता है। तो यह अंदर की ओर मुड़कर बनी संरचना का क्या करता है? श्रवण करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन करने में सहायक होता है। मीजोसोम क्या करता है? अंदर की ओर मुड़कर संरचना को श्रवण करेगा, यानी कि उसको सहायता करता है, उसको पूर्ण रूप से मुड़कर काम करने में, रेस्पिरेशन करने में काम मदद करता है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे। आगे आप लोग पढ़ना जीवाणुओं में पोषण। आगे क्या पढ़ना आप लोग को? जीवाणुओं में पोषण क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं में पोषण क्या टॉपिक है? जीवाणुओं में पोषण। पहला पढ़ा नाइट्रिकारी जीवाणु। क्या है? नाइट्रिकारी जीवाणु। इसका प्रकार जो होता है ना, यह रसायन संश्लेषी है। जीवाणु में जो पोषण होता है, इसके जो प्रकार होते हैं, जीवाणु में पोषण के जो प्रकार, यह एक रसायन संश्लेषी होता है। और इसका जो कार्य होता है ना, यह रासायनिक क्रियाओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को 78% क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, स्थित करता है। यानी ये रासायनिक क्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या स्थिरीकरण करता है और पौधों को ठोस अवस्था क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको ध्यान में रखते हैं। क्या याद रखेंगे कि जीवाणु का कार्य क्या है? कि ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधों को ठोस अवस्था प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, यह रसायन संश्लेषी जीवाणु है। जैसे में राइजोबियम बताया गया है। क्या बताया गया है? राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिक होता है। इसमें कौन सा यौगिक होता है? नाइट्रोजन यौगिक। और क्या होगा? पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? पौधों। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये पौधे की जड़ में नाइट्रोजन यौगिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा एवं कवक के बारे में। चलिए आगे क्या है? प्रोटिस्टा एवं कवक, यानी जगत प्रोटिस्टा और कवक। पहला नंबर याद रखना है यूग्लिना, दूसरा का नाम हम लोग याद रखेंगे डायटम्स, तीसरा याद रखना है अमीबा, और चौथा याद रखना है ईस्ट के बारे में हम लोग को।
ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। पहले यूग्लिना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, पौधों और जंतुओं के बीच को कड़ी को कहा जाता है। यूग्लिना किसे कहा गया है? पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी होती है। यूग्लिना क्या होती है? पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी। कारण क्या है इसका? तो जंतुओं के समान कोशिका झिल्ली और पौधों के समान हरित लवक की उपस्थिति। यूग्लिना क्या करता है? जंतु में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पौधों में जो समान हरित लवक पाया जाता है, वह दोनों रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, तो कारण याद रखना है, जंतुओं के समान कोशिका, जंतुओं के समान कोशिका झिल्ली और पौधे के समान हरित लवक की उपस्थिति। चलिए दूसरा लोग याद रखेंगे, डायटम्स। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है। डायटम्स के कोशिका भित्ति में क्या पाया जाएगा? सिलिका, और यह आसानी से नष्ट नहीं हो सकता है डायटम्स। तो देखते हो टूथपेस्ट का जो निर्माण होता है वह डायटम्स के द्वारा होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक है, आगे है अमीबा। इसके गति का जो माध्यम है कुत्पाद, यानी कि अमीबा की ये जो देख रहे हैं चारों तरफ ये सब जो देख रहे हैं लिखला हुआ है ना, सबका एक भोजन को देखकर चारों तरफ से उसको घेर लेता है, और घेरने के बाद क्या करता है कि वह अपने भोजन को पूरी तरह से अपनी पूरी तरह से चारों तरफ से क्या करता है? घेर कर और भोजन को ग्रहण कर लेता है। अमीबा खुद भोजन को क्या करता है? नहीं घेरता है। उसके जो कुटपाद होते हैं वो क्या करते हैं? अमीबा पूरी तरह से भोजन को चारों तरफ से घेर कर और उसको अपना ग्रहण का कार्य संपन्न करते हैं। उसमें याद रखना, एंट अमीबा को अमीबा के कुटपाद की अनुपस्थिति या भिन्नता द्वारा विभेदित किया जाता है। एंट अमीबा को किसके द्वारा? एंट अमीबा को अमीबा के कुटपाद को, अमीबा से कुटपाद की अनुपस्थिति या भिन्नता द्वारा क्या करते हैं? विभेदित करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं एंट अमीबा को, कुटपाद और उनकी भिन्नता के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर अच्छे से देख लेते हैं कि एंट अमीबा क्या याद रखना है? एंट अमीबा को अमीबा से, यानी एंट अमीबा को अमीबा से कुटपाद की उपस्थिति या भिन्नता द्वारा विभेदित कर सकते हैं, उसको अलग कर सकता है। ठीक है, एंट अमीबा को अलग कैसे करेंगे? अमीबा और उसके कुटपाद जो होता है ना, उन दोनों के बीच के कड़ी को तोड़कर। ठीक है, अगला है ईस्ट। यह एक कवक है और यह जो होता है पूर्व केंद्रकीय। यह क्या होता है? पूर्व केंद्रकीय नहीं है। कवक जो होता है पूर्व केंद्रकीय नहीं है, बल्कि यह प्रोकैरियोटिक है। पूर्व केंद्रकीय यानी कि पहले से इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं कवक। ठीक है, तो ईस्ट क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक कवक के रूप में पाया जाता है। ईस्ट किसके माध्यम कैसा होता है? तो प्रोकैरियोटिक कवक के रूप में होता है। चलिए आगे हम लोग जाते हैं। प्रमुख रोग एवं उनके जनक कौन कौन से हैं? चलिए, सबसे प्रमुख रोग और उनके जनक जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। पहला है डिप्थेरिया, यहां पर द्वि लिखा गया है, आप इसको डिप्थेरिया पढ़िएगा। डिप्थेरिया जो रोगजनक होता है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी कि डिप्थीरिया नामक जो रोग होता है वह किसके द्वारा होता है? कोरिन बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसके जो प्रकार होते हैं वह जीवाणु क्या करता है? इसके फैलाने का कार्य करेगा। डिप्थीरिया नामक बीमारी का जो प्रकार क्या है? जीवाणु ही क्या करता है? बैक्टीरिया को फैलाने का कार्य करेगा डिप्थीरिया नामक बीमारी के लिए। अगला है मेलगेट टंसियन मलेरिया या प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम होता है, फैलिस्पेरम होता है। या प्लाज्मोडियम क्या होता है? फैलिस्पेरम, जो क्या होता है? प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है। और सोने की जो बीमारी है ट्रिपैनोसोमा जैम्बियंस के द्वारा होता है। यानी सोने की बीमारी जो रोगजनक है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ट्रिपैनोसोमा जैम्बियंस, और यह भी फैलाता है प्रोटोजुआ। ठीक है, यह कौन फैलाता है? प्रोटोजुआ फैलाता है। और इसके जो संवाहक होते हैं सीसी मक्खी होता है, मक्खी यानी मच्छर, सीसी मच्छर।
ठीक है। डेंगू फैलाने का काम कौन है? डेंगू वायरस के द्वारा होता है। और यह भी क्या होता है? विषाणु के द्वारा। और इसकी जो औषधि होती है ना, डेंगुएशिया होती है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर किसी इंसान को डेंगू नामक बीमारी अगर हो जा रहा है, ठीक है, तो उसके औषधि, उसके इलाज के लिए आप डेंगुएशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो डेंगू होता है वह किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। तो आप लोग के लिए आगे का पॉइंट यही रहेगा कि आप लोग इससे अच्छे से नोट करें। और यह आप लोग को जो है ना, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे, कंपटीशन एग्जाम में भी अगर आप लोग बैठते हैं, ठीक है, तो इसमें से आप लोग को 80% जरूर है कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। और बिहार बोर्ड BSEB बोर्ड में भी यह 80% से अधिक आप लोग को मेरे PDF के द्वारा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, ताकि अगला वीडियो लाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।